नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 4, संस्थाओं का कामकाज। इंग्लिश में बोले तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमने चुनाव के माध्यम से अपने ही लोगों में से कुछ प्रतिनिधित्व को चुन के सदन तक पहुंचाया था, ताकि वो हमारी तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय वहां पर ले सके। अब बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार से हमारा देश जो है वो कार्य करता है, किस प्रकार से हमारा देश कानून बनाता है, उन्हें जो है पारित कराता है और किस प्रकार से वो लोगों तक पहुंचता है। और साथ में हम देखेंगे कि अगर इस बीच कुछ विवाद आ जाता है तो उन्हें किस प्रकार से सुलझाया जाता है। बच्चों, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो शासन होता है वो लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा किया जाता है और लोगों के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए हमने जो है संस्थाएं बनाई हैं। सभी संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं और साथ मिलकर के जो है देश का सारे कार्यकाल को संभालती हैं। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में महत्वपूर्ण तरीके से विशेष करके 3 संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी संस्थाएं? हम पहली पढ़ेंगे विधेयिका, यानी कि सदन, जहां पर हमारे सारे कार्य होते हैं। देश का जितना भी कार्य होता है वो कहाँ से चलता है बच्चों? सदन से चलता है। हमारे जो कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं? सदन में बनाए जाते हैं। तो हमें वो पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारे कानून बनते हैं और वो जो है वो पारित होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, कानून बन गए तो अब उन कानून को लागू किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से वो जमीनी स्तर तक पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। उसके लिए हमने क्या बनाई है? हमने कार्यपालिका बनाई है। हम उसका कामकाज सीखेंगे। साथ ही में बच्चों, अगर कोई विवाद हो जाता है और इस जो कानून है उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या बना रखा है? हमने जो है हमारी न्यायपालिका बना रखी है कि अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें सुलझाव कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इन 3 संस्थाओं को इस अध्याय में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, हम एक केस स्टडी, बहुचर्चित केस स्टडी के माध्यम से जानेंगे। तो क्या होता है बच्चों कि 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार एक ज्ञापन जारी करती है। कौन सा मंत्रालय ये ज्ञापन जारी करता है? कार्मिक, जन पेंशन, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो है एक ज्ञापन जारी करता है जिसमें एक सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। और वो ज्ञापन जो है बच्चों एक सीधा साधा नॉर्मल सा 2 पेज का जो है वो ज्ञापन होता है और उसमें जो है एक बहुत ही खतरनाक बात लिखी हुई होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें ये लिखा जाता है कि जितने भी सिविल पद, जितने भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें जो है अब से 27% आरक्षण जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो है उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। बच्चों, 1990 से पहले हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में सिर्फ 27% आरक्षण था और वो किनके लिए था? वो था हमारे अनुचित जाति और अनुचित जनजाति के भाइयों के लिए। अब जो है 27% अलग से आरक्षण दिया जा रहा है उन वर्गों के लिए जो पढ़ाई में शैक्षणिक दृष्टि से जो है वो पिछड़ गए हैं या सामाजिक दृष्टि से जो है वो पीछे हैं, जो इन 27% में नहीं आते हैं। तो उनके लिए अलग से 27% रिक्तियां जो है हमने आरक्षण रखा है। इसी प्रकार बच्चों, जो तीसरी श्रेणी है वो आरक्षण में खोल दी गई। बच्चों, इस पर जो हस्ताक्षर थे वो किसके थे? वो एक अधिकारी के थे जो किसके अंतर्गत आते हैं? कार्मिक, जनशक्ति और पेंशन मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी दिन जो हमारे सचिव जिन्होंने सिग्नेचर किए थे उन्होंने सोचा कि चलो हमें जो है आरक्षण देना है, 27% आरक्षण हम जो है एक और तरीके से एक और श्रेणी बना देते हैं और आरक्षण दे देते हैं? नहीं बच्चों। या फिर जो ये मंत्रालय, जो मंत्री हैं इस मंत्रालय के, उन्होंने सोचा कि सचिव जी आप जो है एक काम कीजिए, 27% आरक्षण जो है इसके बारे में एक ज्ञापन जारी कर दीजिए, मेरा मन हो रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी पृष्ठभूमि होगी। बहुत सारे मंत्रालय जो है, सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, बहुत सारे मंत्रालय इससे जुड़े हुए होंगे जिन्होंने इनके बारे में जानकारी होगी, जिनने इनके बारे में चर्चा की होगी। प्रधानमंत्री के देख रेख में ये जो कार्य है हुआ होगा। बहुत सारी इसमें अलग अलग चरणों पर इससे जुड़े जो है भाषण हुए होंगे, इससे जुड़े जो है मीटिंग्स हुई होंगी, तब जाकर की जो है ये ज्ञापन जो है जारी किया गया होगा।
तो बच्चों हमारे जो सचिव जी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय का जो है उन्हें कार्य जो दिया गया था उसका पालन किया था। पर ये जो निर्णय है ये लिया किसने? हमारे जो डिसीजन मेकर है, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो कौन-कौन है? तो हम वो जानते हैं कि ये जो निर्णय है वो लिया किन-किन ने। तो बच्चों हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख होते हैं, जो हमारे औपचारिक रूप से सबसे बड़े प्राधिकरण होते हैं, अथॉरिटी होती है देश की, वो कौन होते हैं बच्चों? वो होती है हमारे राष्ट्रपति। हर एक डिसीजन जो होता है बच्चों, उसमें जो सील होती है वो किसकी होती है? जो ठप्पा लास्ट लगता है वो हमारे राष्ट्रपति का लगता है। जैसे हमारा घर होता है, उसमें हर कोई जो है कुछ न कुछ नियम लाता है, कुछ न कुछ सोच लेके आता है काम कराने के लिए, पर उसका जो है लास्ट ठप्पा कौन लगाता है कि वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, वो सही है या गलत है? हमारे पिताजी लगाते हैं या घर में जो सबसे बड़े होते हैं वो लगाते हैं। तो देश से जुड़े सारे नियम कानून को जो है किस प्रकार से कौन-सा कानून लाना है या नहीं लाना है, इसका डिसीजन कौन लेता है कि वो सही है या गलत है, वो डिसीजन लेने वाले होते हैं हमारे राष्ट्रपति। बच्चों जो हमारे निर्णय लिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो संसद में बनाए जाते हैं। संसद में बच्चों क्या-क्या शामिल होता है? सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति शामिल होते हैं और साथ में 2 सदन शामिल होती हैं। कौन-कौन सी? पहली होती है बच्चों लोकसभा और दूसरी होती है हमारी राज्यसभा। बच्चों जो भी निर्णय होता है वो इन तीनों मंचों से जो है पास होता है और तभी जाकर वो एक कानून बनाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा किस तरीके से काम करती है? बहुमत के तौर पे काम करती है। अगर यहाँ पे बहुमत होती है तभी जाकर वो जो कानून है वो पारित होता है, वो कानून बनता है। बच्चों जो हम चुनाव कराते हैं और हमारे प्रतिनिधित्व बनाते हैं, प्रतिनिधित्व चुन करके आते हैं, वो कहाँ होते हैं बच्चों? वो जाते हैं हमारे लोकसभा में। फिर लोकसभा में बच्चों जिस भी पार्टी की बहुमत सबसे ज्यादा होती है वो वहां की सरकार बनाती है और वहां पे वो अपने मुखिया को चुनती है जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। इन्हीं के अधीन में सारी सरकारी कामकाज जो है बच्चों वो होते हैं। बच्चों जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सदन के हिस्सेदार तो होते हैं, वो सदन में रहते हैं, पर वो दोनों संसद में रहते हैं बच्चों, पर वो दोनों सदन के सदस्य नहीं होते। ना ही वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पर जितने भी निर्णय होते हैं बच्चों वो उनके अधीन में ही होते हैं, उनकी प्रमुखता में ही होते हैं। तो बच्चों इन मंचों के द्वारा जो है वो निर्णय हमारे यहाँ लिया जाता है। संसद में जो है भाषण होते हैं, उसके ऊपर जो चर्चाएं होती हैं और उसके बाद जो है वो इनसे पास होकर की जो है कानून बनता है या कोई भी निर्णय जो है वो लिया जाता है। तो बच्चों अब जो है हम वापस से अपने केस स्टडी पे आ जाते हैं कि हमने देखा था कि एक जो ज्ञापन है वो जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 27% जो है हमने आरक्षण देना है दूसरा पिछड़े वर्ग को। तो अब उसके पीछे हमने बोला था कि बच्चों सिर्फ एक जना जो है इस तरीके का आदेश नहीं दे सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, उस डिस्कशन में थे। तो अब हम उसकी जो है पृष्ठभूमि देखेंगे। तो बच्चों हुआ क्या था, 1900 वो बात कब की थी बच्चों? 1990 की थी। ठीक है, अब हम किस पे आ जाते हैं? अब हम आ रहे हैं 1979 में। इस समय सरकार ने एक आयोग बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक आयोग बनाया। उसमें जो है अध्यक्ष किससे बनाया गया? बीपी मंडल जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारे बीपी मंडल जी हैं। इनके अध्यक्षता में इन्हें एक काम सौंपा गया। क्या काम सौंपा गया कि आप जो है ये पता लगाइए कि कौन कौन सी जो जातियां हैं वो पढ़ाई के तौर पे और सामाजिक तौर पे यानी कि शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, जो कि हमारे आरक्षित वर्ग में नहीं आती है, और उनके लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं ताकि उनकी जो स्थिति है वो बढ़े, किस प्रकार से हम उनके लिए काम कर सकते हैं, आप इनकी जो है रिपोर्ट हमें लाके दें। तो बच्चों क्या हुआ, बीपी मंडल ने जो है इस अध्यक्षता को स्वीकारा और फिर जो है इस पर काम किया। उन्होंने पता लगाया कि कौन कौन सी जातियां हैं जो सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, जो दूसरे आरक्षण में यानी कि आरक्षित जाति और जनजाति में नहीं आ रही हैं, उनको इन्होंने जाना और फिर इस पे जो है अपनी एक पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को दी। उसमें इन्होंने ये सुझाव दिया कि हम ये कर सकते हैं। इनके लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए और उनमें एक सुझाव ये था कि हम 27% आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में और इन सब में रखतियां इनके लिए रख सकते हैं। इनसे क्या होगा, इनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा।
तो इस प्रकार से ये उन्होंने ज्ञापन जो है इसके बारे में रिपोर्ट जो है वो दे दी। फिर क्या हुआ बच्चों, 1980 से लेकर के इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ लोग जो थे, जो इस जातियों में आ रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। तो जो लोग इनमें नहीं आ रहे थे वो इसका विरोध कर रहे थे। इसमें बहुत सारे विवादास्पद हुए, इसमें बहुत सारे भाषण हुए, तर्क हुए, वितर्क हुए, बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गईं, पर इस मामले पे जो है कोई कुछ कर नहीं पाया। फिर बच्चों 1989 का जो चुनाव था, उससे पहले जो जनता दल थी, ये एक पार्टी है, उसने जो है अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम ये जो बीपी मंडल का मंडल कमीशन, मंडल आयोग जो है इसको लागू करेंगे, यानी 27% आरक्षण जो है वो प्रदान करेंगे, दूसरा पिछड़ा वर्ग जो है वो हम लेके आएंगे। तो हुआ क्या कि उनकी जो है सरकार बन गई। वह सरकार में बनने के बाद जो उनके प्रधानमंत्री बने, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे वीपी सिंह। उन्होंने जो है इस इस मंडल आयोग को जो है लागू करा, और लागू करने के बाद बच्चों वो जो ज्ञापन हमने देखा वो आया। तो सोचिए उसके पीछे कितनी समय तक कहानी चली। 1979 से लेकर के 1990 तक, यानी कि 11 साल तक जो है उसके ऊपर चर्चाएं हुई, उससे जुड़े जो है सवाल आए गए, उनके सवालों के जवाब दिए गए, और उसके बाद इतने समय के बाद वो ज्ञापन जो है, वो आदेश जो है वो जारी किया गया। तो बच्चों इसको जो है हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था बच्चों कि सरकार ने जो है 1979 में एक आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, बीपी मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, कि आप जो है ऐसे जातियों को पहचानिए जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, जो कि पहले जो आरक्षण मिल रहा है 27% आरक्षण जो अनुचित जाति और जनजाति को मिल रहा है, उनमें वो नहीं आती हैं, और हमें बताइए कि हम किस प्रकार से उनकी जो है स्थिति को सुधार सकते हैं। तो बीपी मंडल ने इस अध्यक्षता को स्वीकारा था, और उसके बाद 1980 में उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जाहिर की थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे। साथ ही में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया था कि हम क्या कर सकते हैं कि 27% आरक्षण जो है इन जातियों के लिए बना सकते हैं, ताकि इनकी स्थिति में सुधार आए। फिर बच्चों बहुत सारे इनके इस प्रकार से सुझाव के बाद बहुत सारे जो है इससे जुड़े भाषण हुए, इस पर जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई, कुछ जो है इसके सपोर्ट में थे, कुछ जो है इसके विरोध में थे। फिर बच्चों क्या हुआ, बहुत सारी सरकारें आई गई जिन्होंने वादा किया कि वो जो है मंडल आयोग को लागू करेंगी, पर उन्होंने जो है लागू नहीं किया। फिर आता है चुनाव कब का, 1989 का चुनाव आता है, जिसमें जनता दल ने जो है प्रॉमिस किया था कि अगर हम एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो हम जो मंडल आयोग है, इस प्रकार का जो आरक्षण है वो लागू करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो जनता दल है उनकी सरकार बन जाती है, और जैसे ही सरकार बनती है तो उसके बाद जो है वो इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं, और उसके बाद एक दिन हमें वो ज्ञापन सुनने को मिलता है। कब मिलता है, 1990 में वो ज्ञापन हमें सुनने को मिलता है कि इस प्रकार से 27% आरक्षण जो है वो उन्हें दे दिया गया है। तो बच्चों क्या हुआ, जनता दल की जो है सरकार बन गई। उन्होंने निश्चय किया कि हम जो है ये मंडल आयोग जो है उसे हम लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, उनका जो प्रधानमंत्री बने, कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री, वीपी सिंह उनके प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति से इस बारे में चर्चा की। फिर जब चर्चा हुई उसके बाद राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की कि सरकार जो है इस प्रकार का मंडल आयोग के बारे में को लाने के लिए विचार कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब 6 अगस्त 1990 में जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल थे, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो थे, प्रधानमंत्री के जो सबसे खास मंत्री होते हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे हमने एक मंत्रालय कौन सा पढ़ा था जिसने इसको जारी किया था, कार्मिक और प्रतिरक्षण विभाग, ऐसे ही कई सारे मंत्रालय होते हैं। तो उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बैठक हुई, इसके बारे में चर्चा हुई, और फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि हम जो है इसका ज्ञापन जारी करेंगे, इस आदेश को लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने संसद में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इसकी घोषणा की, इसका विधेयक लेके आए, और उसके बारे में घोषणा की कि हम इस प्रकार से मंडल आयोग को लागू करने जा रहे हैं, इस पर जो है कानून बना रहे हैं। फिर जब ये दोनों लोकसभा से बहुमत से पास हुआ, उसके बाद ये जो है इसका काम दिया गया किसे, कार्मिक और प्रतिरक्षण विभाग मंत्रालय को ये काम दिया गया कि आप जो है इसका ज्ञापन जारी कीजिए। तो वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने अधिकारी सचिव को बोला कि आप जो है ये ज्ञापन बनाइए और इसे जो है प्रकाशित कराइए, और फिर उसके बाद सचिव के हस्ताक्षर के बाद वो ज्ञापन जो है वो जारी हुआ।
तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 11 साल के बाद भी कितने सारे अलग-अलग पदों पे से जाकर कि ये जो आदेश है वो जारी हुआ, कितने सारे विभिन्न विचारों से ये गुजरा है, कितने सारे कितनी जगहों पर इसे जो है मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए, तब जाकर जो है ये कानून जो है वो बना था। तो बच्चों जब ये प्रकाशित हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग जो इसमें आ रहे थे उनके लिए तो एक खुशी की बात थी कि उन्हें जो है 27% आरक्षण मिलेगा, पर जो लोग इसमें नहीं आ रहे थे उनके लिए ये एक तरीके से अपनी उनके लिए जो है बच्चों ये एक तरीके से नुकसान था, क्योंकि अब इन सीटों पर भी वो अपनी प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अब उनके पास बहुत कम सीटें बची थी। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में जो है वो बँट गया था। इस पर बच्चों बहुत सारे दंगे-फ़साद भी हुए, बहुत सारे लोग जो थे इसके विरुद्ध हुए। इन्होंने जो है इसको बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं माना। बहुत से लोग जो थे बच्चों जिन्हें ये सही नहीं लगा, उन्होंने जो है इसके खिलाफ याचिका दायर की। अब ऐसी बच्चों देश में अनेकों जगह याचिकाएं दायर हुई इसके खिलाफ। तो उसमें क्या किया, जो हमारे न्यायपालिका थी उन्होंने जो है इन सभी जितने भी याचिका थी उनको एक साथ जोड़ दिया और उन्हें क्या नाम दिया गया, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ। यानी कि इंदिरा साहनी जो थी वो पहली थी जिन्होंने इसके मामले में याचिका दायर की थी, और बाकी जितने भी लोग थे उनके खिलाफ बनाम यानी कि उनके वर्सेस जो है कौन थे, भारत सरकार थी, भारत के संघ थे। तो इस मामले के तहत जोड़ दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि फिर इसमें जो है अब न्यायपालिका का रोल हम देखेंगे कि जब जनता और हमारी सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है या विवाद हो जाता है तो किस प्रकार से न्यायपालिका उसका समाधान करती है। बच्चों इस प्रकार से ये मामला जो है वो कोर्ट तक गया। कोर्ट में भी सबसे उच्च कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये मामला गया। वहां पर जो है 11 अध्यादेश को इसके लिए आवंटित किया गया। एक पूरी बेंच बनाई गई 11 जजों की जो इस पर चर्चा करती हैं, जो इस पर आदेश सुनाएंगी। इसमें क्या हुआ बच्चों, इन 11 जजों ने दोनों पक्षों को सुना और फिर बाद में बहुमत से एक निर्णय लिया। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय जारी किया कि जो सरकारी आदेश दिया गया था 27% आरक्षण का, वो पूरी तरीके से वैध है, उसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है। पर साथ ही बच्चों उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप जो है इसमें सुझाव लाइए, इसमें चेंज लाइए, परिवर्तन ये लाइए कि जो इस जाति से ताल्लुक रखते हैं पर उनकी स्थिति जो है वो अच्छी है, उन्हें इनके अंदर आप श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस सुझाव को जो है बच्चों सरकार ने माना और फिर उसके बाद मंत्रालय को वापस से एक नोटिस जारी किया कि आप फिर से जो है ये ज्ञापन तैयार कीजिए। फिर से जो है मंत्रालय ने ज्ञापन तैयार किया और उसमें साथ में ही ये सुझाव को भी लिखा कि ये श्रेणी जो है हम बनाई जाती है, पर इसमें जो भी इस श्रेणी जो जातियां इसमें आ रही हैं और उसमें जो लोग परिपक्व हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको इस जाति में नहीं रखा जाए। और इस प्रकार से ये कानून जो है वो बना। बच्चों हमारा लोकतंत्र तभी सबसे अच्छी तरीके से चल सकता है जब हमारी राजनीतिक संस्थाएं जो है वो उनको दिया गया कार्य अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अगर हमारी संस्थाएं जो होती हैं उनके माध्यम से ही हमारा देश के आधे से ज्यादा कार्य होते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ताकि हम जो है एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा से हमारे निर्णय ना हो। संस्थाओं में बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम कायदे होते हैं, उसमें अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो बहुत सारे व्यक्तियों के अधीन में लिया जाता है, उस पर मीटिंग्स होती हैं, उस पर चर्चा होती है, तभी जाकर जो है वो निर्णय आगे आता है, सामने आता है। अगर बच्चों इसमें क्या होता है, कभी-कभी थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि एक निर्णय जो है वो बहुत सारे लोगों से होते हुए वो चीज आती है। पर इसमें क्या होता है, कभी-कभी हम ये सोच सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, एक ही जने को रख दो वो सारे काम देख लेगा। नहीं बच्चों, अगर ये बहुत सारे लोगों से होते हुए आ रहा है, बहुत सारी विचारधाराओं से होते हुए आ रहा है, तो अगर वो समय में देरी लग रही है तो ये अच्छी बात है। तो अगर कोई गलत डिसीजन होगा या कोई गलत अध्यादेश होगा या आदेश होगा तो उसमें भी ये उसको देरी करा देगा, थोड़ा धीरे तरीके से होगा तो उसमें जो है हम गलतियां निकाल सकेंगे। इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं की हमें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है ताकि हम जो है सही निर्णय ले सकें और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की विचारधारा शामिल रहे। अब ऐसे में ही बच्चों हम कौन कौन सी संस्थाएं पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा था सदन के बारे में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है और मंत्रिमंडल जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।
फिर उसके बाद हमने देखा कि जो निर्णय ले लिए गए, जो कानून जो है वो बना दिए गए, उनको फिर लागू कौन करता है? कानून तो हमारे राजनेता लोग जो होते हैं, जो प्रतिनिधित्व होते हैं, वो बना देते हैं, पर उनको लागू करने का काम बच्चों सिविल सेवक का होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, जो उसको व्यवहारिक रूप से जो है जो उसे लागू करती है। फिर बच्चों किसका रोल आता है? हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का। अगर कभी नागरिकों और सरकारों के बीच में विवादस्पद हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था किसके केस में, इंदिरा साहनी केस में देखा था, उसमें जिस प्रकार का विवाद हो जाता है, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका निपटारा करता है।